इसलिए हम कहते हैं कि यार अगर शुगर हो गई है तो परेशानी की बात नहीं, इसको कंट्रोल में रखें। क्योंकि जब जो लोग कंट्रोल में नहीं रखते, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्रॉनिकली कंटिन्यूसली हाई होता है ब्लड में, तो ये असरार जिनका जिक्र मैं करने लगा हूँ ये उस वजह से होते हैं। अब कुछ लोग ये ना समझ लें, कोई एंजाइटी या पैनिक में ना चले जाएं कि हमें भी हो जाएगा। अगर उनकी शुगर कंट्रोल है, वो प्रॉपर इलाज कर रहे हैं, ग्लूकोज लेवल टारगेट्स के अंदर है, जो टारगेट रीडिंग्स उनको डॉक्टर्स ने बताई हुई हैं, जो टारगेट रीडिंग्स उनको पता भी हैं, उनके अंदर अगर ग्लूकोज लेवल है तो फिर इन कॉम्प्लिकेशंस का जो रिस्क है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। मगर होता है, लेकिन जब लेवल्स नहीं कंट्रोल होते, जो लोग सही इलाज नहीं कर पाते या किसी भी वजह से शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो उसकी वजह से बॉडी में 4 किस्म के इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे जो बड़ा इफ़ेक्ट है वो है माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। जो छोटी खून की शरियानें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और इस हद तक डैमेज हो जाती हैं कि बाज़ औक़ात जो ब्लड फ्लो है उनमें वो बहुत हद तक कम हो जाता है, बाज़ औक़ात ब्लॉक भी हो जाता है। अच्छा, अब ये जो छोटी शरियानें जिनको माइक्रोवेसल्स कहते हैं, उनकी वजह से जो है, जैसे आपने जिक्र किया, रेटिनोपैथी, आँखों के पर्दों में इफ़ेक्ट आता है, जिसकी वजह से अंधापन हो सकता है। इसके अलावा जो किडनीज़ हैं, जब किडनीज़ की जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं वो अगर तंग हो जाएं या उनमें ब्लड सप्लाई कम हो जाए, तो उसकी वजह से एक बहुत ही कॉमन कह लें या बहुत ही मतलब ख़तरनाक किस्म की जो कॉम्प्लिकेशन है, अक्सर आपने सुना होगा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसकी वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है और फिर एंड पे किडनी फेलियर हो जाता है। तो जिस पे लोग डायलिसिस पे आ जाते हैं, ट्रांसप्लांट और ये सारी चीज़ें कराना पड़ती हैं, तो वो भी माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन की एक टाइप है जिसको हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो ये दूसरी चीज़ जो कि बहुत कॉमन है और हो रही है आजकल ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर्स। अच्छा, अब जो तीसरी कॉम्प्लिकेशन है वो भी माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन ही है। इसी छोटी शरियानों में जो इफ़ेक्ट आता है हाई ब्लड ग्लूकोज का, उसकी वजह से होती है न्यूरोपैथी। ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये रेटिनोपैथी और नेफ्रोपैथी से ज़्यादा जो चीज़ आजकल देखने में आ रही है प्रैक्टिस के दौरान पेशेंट्स में, वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। अच्छा। आपने भी सुना होगा कि अक्सर डायबिटिक पेशेंट कंप्लेन कर रहे थे कि जी मेरे पाँव जलते हैं, मेरे पाँव नम रहते हैं, सुन रहते हैं। तो ये जो नमनेस है या सुनपन है या सेंसेस जो डिक्रीज हो जाती हैं, ये होता ही है कि जो माइक्रोवेसल्स या जो खून की शरियानें नर्व्स को, जो नर्व्स ब्रेन से नीचे बॉडी तक आ रही हैं डिफरेंट मैसेजेस लेके ब्रेन का, उन नर्व्स को भी तो ब्लड चाहिए। उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, जो कौन प्रोवाइड कर रहा है? ब्लड। तो अब वो जो स्मॉल ब्लड वेसल जो उन नर्व्स को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, वो तंग हो गई हैं या वो डैमेज हो गई हैं, उनसे प्रॉपर ब्लड या प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर ऑक्सीजन उन नर्व्स को नहीं पहुंच रही। ये डैमेज भी शुगर की वजह से होती है। जी, ज़ाहिर है ब्लड ग्लूकोज लेवल, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इनका जो लेयर होती है, जिस पे ब्लड मतलब आउटर जो उसकी जो इनर लेयर है, जो वॉल है ब्लड वेसल्स की, चाहे वो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं या बिगर ब्लड वेसल्स हैं, उनमें एक सेल होता है जिसको कहते हैं एंडोथीलियम। ये एंडोथीलियम डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ये जो एंडोथीलियम डैमेज होता है, और ये होता क्यों है? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो ज़ाहिर है उस ब्लड में प्रोटीन्स भी होती हैं, फैट्स भी होती हैं। तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जब हाई होता है तो इन्हीं प्रोटीन्स और फैट्स में जो ब्लड में होती हैं कुछ इंटरेक्शन होता है, इनका आपस में रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स कहते हैं, AGPs। वो AGPs बनते हैं। वो AGPs क्या करते हैं? वो इन एंडोथीलियल्स को डैमेज करते हैं। अच्छा। तो जब ये एंडोथीलियल सेल्स डैमेज होते हैं ब्लड वेसल्स के, उनकी वजह से जो है वो ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, थिन हो जाती हैं, बाज़ औक़ात उनमें ब्लॉकेज आ जाती है, ब्लड सप्लाई पूरी तरह से बंद भी हो जाती है। तो ये जो इफेक्ट मैंने बताया अभी एंडोथीलियम पे, ये ब्लड जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं उनमें भी होता है, और जो बिगर ब्लड वेसल्स हैं, मैक्रो वेसल्स हैं, उनमें भी होता है। अच्छा, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, एक वो उन्होंने रेटिना को डैमेज किया, रेटिनोपैथी होगी, अंधापन। नेफ्रोपैथी की, किडनीज में डैमेज होना शुरू हो गया, किडनी फेलियर हो गया। और तीसरी चीज़ वो करती है न्यूरोपैथी। नर्व्स की जो ब्लड सप्लाई है वो भी डैमेज हुई, उसकी वजह से नर्व डैमेज होनी शुरू होगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं गया, उसमें न्यूट्रिशन नहीं गई, तो डेड होनी शुरू होगी। तो उसको कहते हैं न्यूरोपैथी। इसकी वजह से पाँव का सुनपन और जलन, दर्द, ये चीज़ें होती हैं, और ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है शुगर के पेशेंट्स में। अस्सलाम वालेकुम सादिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सादिया बताइएगा, डॉक्टर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, क्या मसला है, पूछना चाहें तो प्लीज़ पूछिए। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
जी, मैं वालेकुम आपका सलाम। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सोशल मीडिया पर जितनी अवेयरनेस मालूमात दे रहे हैं, रहनुमाई दे रहे हैं, लोगों की जिंदगी बदल रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो लोग आपसे चेकअप करवाते हैं तो ही वो ट्रीटमेंट अपना कंटिन्यू करते हैं, बल्कि जो आपकी पोस्ट और वीडियोस होती हैं वो बहुत इंफॉर्मेटिव होती है, उनसे भी बहुत ज्यादा मालूमात हासिल होती है हमें। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर किसी पेशेंट का लेवल जो है क्रांति का वो 6.4 से ऊपर नहीं जाता, कम होता है, तो क्या हम उसमें किसी मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए या हम उसे नॉर्मल अपने आप को कैसे लेके आ सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि इसमें आपको कोई शुगर कंट्रोल प्रोग्राम भी चल रहा है, कहते हैं उससे वो ज्वाइन करें तो उसमें किस तरह से हमारा ट्रीटमेंट उसमें होगा? अच्छा, मतलब इनका क्वेश्चन ये है कि HbA1c का जो लेवल है हाँ। वो 6.4 है, उससे मतलब या उस तक है या उससे हाँ, कम है, तो उससे- दवाइयाँ दी जा सकती हैं, जी, यही क्वेश्चन है ना? exactly. हाँ जी। देखिए, अब ये क्वेश्चन तो अक्सर पेशेंट्स हमारे क्लिनिक पे भी आके पूछते हैं और टेलीफोन्स पे भी, ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है कि जी, क्योंकि जो प्री डायबिटीज़ है वो 6.4 तक होती है। अच्छा 5.7 से 6.4 तक जब HbA1c होता है तो ये प्री डायबिटीज़ होती है, या अच्छा। बॉर्डर लाइन शुगर जिसे कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज इंटॉलरेंस जिसे ठीक कहते हैं। है। इसके बाद टाइप 2 शुरू होती है, जो रियल जो बीमारी है वो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो 6.4 के बाद, जब HbA1c 6.4 से आगे जाता है फिर ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ओके। तो 6.4 तक हम स्टार्ट में एटलीस्ट 6 मंथ्स अ ईयर हम पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे रखते हैं, जिसमें वेट लॉस है, जो जितनी भी प्रोसेस्ड खाने हैं, मीठे हैं, उनसे हम उनको बचाते हैं। हम कहते हैं जी बैलेंस डाइट लें, ऐसी डाइट लें जिसमें प्रोटीन्स हों, जिसमें फ्रूट्स हों, जिसमें वेजिटेबल्स हों, जंक फूड का इस्तेमाल मना कर देते हैं और कहते हैं कि जी वेट लॉस करें और फिज़िकल एक्टिविटी भी लेके आते हैं, उनको भगाते हैं अकॉर्डिंग टू द एज। अगर कोई बूढ़ा है नहीं कर सकता कोई जॉगिंग या इस टाइप की जिम वाली एक्सरसाइज, तो हम उसको वॉक कराते हैं, सिंपल वॉक करते हैं। इवन कि कुछ खवातीनें होती हैं, कुछ ऐसे मर्द होते हैं जिनको जॉइंट्स की तकलीफ होती है, आर्थराइटिस वगैरह होते हैं, जो मूव ही नहीं कर सकते, इतना कि जी डॉक्टर हम चल ही नहीं सकते, हमें क्या आप एक्सरसाइज, उनको फिर ऑन चेयर घर में कुछ ऐसी योगा एक्सरसाइजेज हैं, वो मेरी पेज पे भी वो सारी एक्सरसाइज मिल जाती, वो हम एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं। उसकी वजह से, फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से और कंटिन्यूस जो है ना उनको हम फिज़िकली एक्टिव करते हैं, वॉक से, जॉगिंग से, जिम से, घर में बैठ के योगा एक्सरसाइज से, जिसकी वजह से उनकी ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करती है, उनका शुगर लेवल डाउन होता है, उनका वेट भी गिरता है। तो ये चीज़ 6.4 तक हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे करते हैं। लेकिन जब तक ये साल तक करते हैं? साल तक, 6 महीने तक भी करते हैं। लेकिन अगर शुगर लेवल इससे नीचे नहीं आता, अच्छा उनका वेट भी नीचे नहीं आता, फिर हम मेडिकेशंस एडवाइस करते हैं। लेकिन पहले 6 महीने साल तक हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्री डायबिटीज़ में करवाते हैं, उसके बाद मेडिसिन का नंबर आता है। जब देखते हैं नहीं काम बन रहा या शुगर लेवल नीचे नहीं आ रहा या प्री डायबिटीज़ रिवर्स नहीं हो रही, तो फिर एक आध दवाई जो है हम देते हैं, जिससे वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, साथ में जो उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उसको काउंटर करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। तो फिर हम 3-3 महीने का वो टेस्ट करवाते हैं। अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है इसको थोड़ा सा एलैबोरेट ज़रूर मैं चाहूँगी करें, क्योंकि जो आम आदमी है ना उसको ये चीज़ की बैलेंस समझ नहीं है, ये इसको पता नहीं है कि ये है क्या चीज़। देखिए, इंसुलिन जो अल्लाह ताला ने एक हार्मोन बनाया हुआ है जो कि पैंक्रियास से रिलीज़ हो रहा है, जिसका काम ये होता है ग्लूकोज लेवल को वो कंट्रोल में रखता है, नॉर्मल लेवल तक रखता है, आम हर बंदे में होता है। तो जो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं या जो प्री डायबिटीज़ जिनकी ये मैडम बात कर रही हैं, उनमें ये होता है कि इंसुलिन तो बन रही होती है, अच्छा। लेकिन उसका इफेक्ट नहीं हो रहा होता, क्योंकि जो इंसुलिन ने ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजना होता है वो अपनी जो काम है वो ठीक नहीं कर पाती। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी आम आदमी को कैसे पता चलेगा? कोई टेस्ट करा के पता चलेगा या फिर बॉडी में कोई ऐसे अच्छा, सिम्टम्स या चेंजेस? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आम आदमी को कैसे पता चलेगा। इसके टेस्ट भी होते हैं, इसके टेस्ट भी होते हैं, उससे भी हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का पता करते हैं। करवाना है इसको टेस्ट? देखिए, अगर तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसमें पहले तो बॉडी पे कुछ सिम्टम्स और साइंस डेवलप होते हैं, जैसे वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेट जिसको हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी, जो पेट का साइज़ है, यानी आप जब उसको खुद भी बंदा एसेस कर सकता है। अगर आप खड़े होके पाँव की तरफ देखें और पाँव आपको नज़र नहीं आ रहे, पेट आपके रास्ते में आ रहा है, पाँव नज़र नहीं आ रहे खड़े होके, तो इसका मतलब है कि आपका पेट बढ़ा हुआ है, इसको कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। जब इस तरह की ये जो सेंट्रल ओबेसिटी है, ये एज अ होल जो मोटापा है उससे ज़्यादा डेंजरस है, रिस्की है, क्योंकि ये सेंट्रल ओबेसिटी एक साइन है कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये पहला साइन। दूसरा साइन जो इंसान को पता चल सकता है वो ये है
कि इसमें ग्रे एंड ब्लैक पैचेस स्किन के वो गर्दन पे, बैक साइड पे, गर्दन के कभी कभी फ्रंट पे भी आ जाते हैं, एक्जिला वाली बगलों के साइड कॉर्नर्स पे वो ब्लैक निशान आते हैं, और ग्रोइंस पे भी बाज़-औक़ात ब्लैक किस्म के पैचेस आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एकैंथोसिस निग्रिकन्स। ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का बॉडी में एक साइन है, एक मार्क है। तो ये पेट का निकलना, ये ब्लैक कलर की जो पैचेस हैं वो आ जाना ख़ासतौर पे गर्दन पे, और इसके अलावा पेशेंट को हम जो है ना कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे ब्रेन फॉगिंग है, मतलब खाने के बाद सुस्ती आ जानी, एकदम जो है ना वो नींद सी आ जाती है, हर वक्त जो है क्रेविंग्स रहना कि जी मैं कुछ ना कुछ खाता रहूँ, हर वक्त नाश्ता करके जाता है ऑफिस, फिर दिल करता है कुछ खा लूँ, फिर कुछ खा लेता है, फिर लंच के टाइम पे खाना अच्छा खासा खाता है, उसके बाद फिर उसको क्रेविंग शुरू हो जाती है, यानी उसके जो भूख है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और ख़ास तौर पे मीठे की तलब या ऐसी जो जंक फूड की तलब होना, ये चीज़ भी इनडायरेक्टली जो है वो सिम्टम्स हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के, और प्री डायबिटीज़ में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जिनका वेट ज़्यादा होता है, वो इसी वजह से ज़्यादा होता है। तो ये कुछ साइंस हैं जिसकी वजह से इंसान को पता चल सकता है कि मेरे में अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अच्छा, प्री डायबिटिक जो लोग हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, चीज़ें वो ठीक हो सकते हैं, वो ठीक हो सकते हैं, प्योर 100% कम बैक नॉर्मल हो जाते हैं, अच्छा। हाँ जी। मगर ये कितने टाइम पीरियड तक आपको लगता है कि साल तक अपनी बैलेंस करनी होती है शुगर, अपने आप को नॉर्मल करना होता है, अपने बॉडी आर्गन्स को यूज टू करना होता है लाइफस्टाइल के साथ, या फिर नहीं, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अच्छा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो लोग डॉक्टर्स की एडवाइस पे प्रॉपरली फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, परहेज़ पे आ जाते हैं, बैलेंस डाइट पे आ जाते हैं, तो वो तो बड़ी जल्दी विद इन 3 मंथ्स, विद इन मेरे कई पेशेंट जो कि 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपना वेट भी रिड्यूस कर लेते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है, उनकी डायबिटीज़ जो प्री डायबिटीज़ है मुकम्मल तौर पे रिवर्स हो जाती है। और ये कौन सी एज में ज़्यादा शुरू होती है प्री डायबिटिक जो पेशेंट्स है? वैसे तो मैंने छोटी छोटी बच्चियाँ भी देखी हैं, मेरे ऑफिस में अभी थोड़े दिन पहले एक बच्ची बेहोश हो गई शुगर की वजह से, नई उसको शुगर हुई है, 6 महीने, तो डॉक्टर ने उसका कोई इंतज़ाम नहीं किया, उसको जो है ना दवाइयों पर डाल दिया फ़ौरन ही। अब 6 महीने की बच्ची, छोटी बच्ची थी, कोई 18 साल की, 19 साल की, अच्छा ठीक, वो सॉरी 6 महीने उसको टाइम हुआ, तो 18-19 साल की बच्ची थी, तो उसको जो है ना डॉक्टर ने दवाइयों पर डाल दिया। तो जब वो बेहोश हुए, हम सारे मिलकर यही कह रहे थे कि इतनी जल्दी इसको मेडिसिन पर डालने की क्या जरूरत थी, क्योंकि वो जब होश में तो कहती है मैंने दवाई कोई नहीं ली, इसलिए मेरी जो है ना शुगर। ये वही मैंने कहा ना कि पहले हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे डालते हैं, उसके बाद अगर नहीं काम बनता फिर मेडिसिन पे, मेडिसिन का नंबर बाद में आता है, काफ़ी बाद में आता है। सर हिफ्सा की कॉल है, शामिल करते हैं। हिफ्सा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी हिफ्सा, क्या कहेंगी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर शाहिद से बात जी साथ है, पूछेगा। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमें आपकी वीडियोस देखते रहे हैं, काफ़ी उससे हमें नॉलेज मिली है। तो मेरी मदर इन लॉ को शुगर थी, काफ़ी हमने वीडियोस से चीज़ें सीखी, उनको करवाया, फिर कुछ प्रोग्राम हमने ज्वाइन किया, आपका शुगर कंट्रोल प्रोग्राम आपका था, उसको हमने ज्वाइन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 6.2 पे तो आ गई। मैंने ये पूछना था कि आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ रिवर्स हो जाती है? टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रही हैं आप? आपकी जी सर, जी सर, टाइप 2। हाँ, टाइप 2। देखें, जो प्री डायबिटीज़, जैसे पिछला आपने सुना होगा मैडम का क्वेश्चन था, वो तो रिवर्स हो जाती है, कम्प्लीटली रिवर्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ना, अगर एक दफ़ा हो जाए तो इसके जो टेस्ट हैं, जो जैसे HbA1c है, फास्टिंग लेवल्स हैं, रैंडम लेवल्स हैं, ये जो शुगर के टेस्ट हैं ये नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं यार ये रिमिशन हो गया ना, टाइप 2 डायबिटीज़ का रिमिशन हो गया। लेकिन ये जो रिवर्सल की टर्म का जो गलत मतलब लिया जाता है कि 100% क्योर होगी डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ अगर हो जाए या टाइप 1 हो जाए या किसी भी टाइप की डायबिटीज़ एक्सेप्ट प्री डायबिटीज़ और गेस्टेशन डायबिटीज़ जो ख़वातीन में होती है, तो फिर जो है ना वो उसका रिवर्सल हो जाता है प्री डायबिटीज़ का और गेस्टेशन डायबिटीज़ का। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़ अगर एक दफ़ा हो गई है तो उसका रिवर्सल नहीं होता, वो 100% जो है ना पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकता, वो ज़िंदगी के साथ साथ चलती है ये बीमारी। हाँ, आपके जो टेस्ट हैं, आपके जो फास्टिंग लेवल्स हैं, आपके रैंडम लेवल्स हैं या आपके HbA1c है, ये टेस्ट जो हैं अपने नॉर्मल रेंजेस में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जी यार ये रिमिशन होगी डायबिटीज़ की, टाइप 2 की रिमिशन होगी। लेकिन ये उस वक्त तक रहेगी जब तक आप उस लाइफस्टाइल पे या उस परहेज़ी डाइट पे या उस दवाइयों पे रहेंगे। जैसे ही आप ये चीज़ छोड़ेंगे
नॉर्मल जो है, जैसे आम बंदा जो है कुछ भी खाता पीता है या परहेज़ नहीं करता और जिस तरह की भी डाइट ले लेता है, एक्सरसाइज करता है या नहीं करता, उसके शुगर लेवल नॉर्मल होते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं सेडेंटरी लाइफ का है, एक्सरसाइज को छोड़ देंगे, डाइट को भी छोड़ देंगे, तो अगर मेडिसिन आपको दी गई हैं डॉक्टर्स के उसको भी छोड़ दें, तो फिर शुगर लेवल फिर बढ़ जाएगा। फिर ऐसा नहीं होता कि आप नॉर्मल लोगों की तरह खाएं पिएंगे तो आपका शुगर नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो रिवर्सिबल नहीं है, उसका क्योर नहीं है, उसको मैनेज किया जाता है लाइफस्टाइल के साथ और दवाइयों के साथ।